लियान गेरो के साथ लीडर से मिलने के लिए जा रही थी। वो बहुत क्यूरियस थी कि आखिर शिनशिन येन कैसा आदमी है और उसे उम्मीद भी थी कि पावर प्लांट से एस्केप करने का मौका भी मिल सकता है। फिर वो लोग लीडर के ऑफिस पहुंचते हैं जहां वो एक मिडिल एज मैन को देखती है। वो लियान को देखते ही स्माइल करते हुए उसे ग्रीट करता है और उसकी बहुत तारीफ करने लगता है कि टीचर लिया, आप बहुत जिम्मेदार है, आपने सभी स्टूडेंट्स का ख्याल रखा, उन्हें बचा कर भी रखा, ये सच में काबिले तारीफ है। आजकल ऐसे टीचर किस्मत वालों को ही मिलते हैं। टीचर लियान बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और वो आदमी उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। आखिर उसे लियान से क्या काम हो सकता है। शिनशिन येन लियान को बैठने के लिए कहता है। उसका हाथ पकड़कर वो लियान से एडवाइस चाह रहा था। लियान फील कर रही थी कि वो बहुत काइंड है। लियान की तारीफ खत्म करने के बाद शिनशिन येन लियान को वेस्ट माउंटेन बेस के फ्यूचर के बारे में बताता है कि वो इसे ट्री लाइफ पॉड स्ट्रक्चर में बनाना चाह रहा है। लियान को थोड़ा कन्विंस करने के बाद शिनशिन येन कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें तुम मेरी मदद करोगी ताकि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा सके। लियान रियलाइज करती है कि शिनशिन येन के रीजंस बहुत नोबल हैं और वो मान जाती है कि इंसानियत के लिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जो भी हो पाएगा मैं वो करूंगी। शिनशिन येन बहुत खुश हो जाता है कि अब लियान भी उसके साथ है। वो गेरो को ऑर्डर देता है कि वो लियान के लिए सेकेंड लाइफ पॉड में सब कुछ अरेंज कर दे। वो जगह ऑफिस लाइक प्लेस था जहाँ बड़े बड़े कॉरिडोर थे और लाइटनिंग भी ऐसी थी कि लोग भूल ही जाएंगे कि वो जमीन से काफी नीचे हैं। लियान को लग रहा था कि उसने सही डिसीजन लिया है और वो स्टूडेंट्स के बारे में भूल चुकी थी। वहीं जैंगी उस कैट को खाना खिला रहा था। जैंगी उसके लिए प्रीमियम कैट फूड्स और फ्रेश गोल्ड फिश भी लाता है और फ्लावर को अपनी पेट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो उससे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं तुम्हें बहुत खाना खिला रहा हूँ, क्या तुम मेरी पेट नहीं बन सकती हो? अगर तुम मान जाती हो तो मैं तुम्हें ऐसा अच्छा खाना देता रहूंगा। फ्लावर सारा का सारा खाना खा लेती है। जांगी फिर उससे कहता है, मेरा घर बहुत गर्म है, वहाँ एक फायर प्लेस भी है जिसके बगल में बैठकर तुम बहुत आराम कर सकती हो। तुम यहाँ बाहर ठंड में कब तक रहना चाहती हो? फ्लावर भी उसके घर की तरफ देखती है। वो देखती है शिनशिन और कैरन बहुत खुश हैं और शिनशिन के साथ पास्ट याद करती है। जैंगी ये नोटिस करता है कि फ्लावर का मन बदल रहा है और वो कहता है, तुम मेरे पीछे आ सकती हो। जैंगी जाने लगता है और फ्लावर उसके पीछे आ जाती है। जैंगी बहुत ध्यान से उसे बहलाते हुए अंदर ला रहा था और आखिर में फ्लावर घर के अंदर आ ही जाती है। जैंगी बहुत खुश हो जाता है। घर के अंदर आने के बाद फ्लावर सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर देती है। वो सोफे को नोचने लगती है। जैंगी ये सब थोड़ा दुखी होते हुए देखता है लेकिन मजबूर था और उसे एनकरेज करता है, तुम्हें जितनी मस्ती करनी है करो, इसे तुम अपना ही घर समझो। वहीं जो ये देख रही थी और कहती है, अच्छा है ये कैट लड़की में नहीं बदल सकती है, नहीं तो ये मेरी कंपटीशन बन जाती। फ्लावर ने घर में पूरे दिन खुरपात कर रही थी और जैंगी ये सब सहते हुए उसे देख रहा था। वो एक बहुत ही महंगे एंटीक को तोड़ देती है और आखिर में फ्लावर थककर सो जाती है। जैंगी बहुत रिलैक्स्ड हो जाता है। वो जानता था कि कैट्स के साथ डील करते हुए पहले उसे उनका भरोसा जीतना होगा। अगर वो इसमें गलती कर देता है तो इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। जैंगी सोचता है, बिल्डिंग्स के लोगों को मारते हुए भी मैं इतना नहीं थका था। जैंगी फ्लावर को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन तभी फ्लावर उठ जाती है और उस पर चिल्लाती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फ्लावर शांत हो जाती है। जैंगी फिर उसे छूने का ट्राई करता है और इस बार फ्लावर उसे ऐसा करने देती है और यहाँ जैंगी का सारा मेहनत रंग ला चुका था क्योंकि फ्लावर ने उसे अपना ओनर बना लिया था। जैंगी बहुत थक चुका था लेकिन खुश था कि आखिरकार काम हो गया। लूफुंगा से डील करते हुए भी मैं इतना टॉलरेंस नहीं रख पाया था। फ्लावर का भरोसा जीतकर जैंगी को बहुत खुशी हो रही थी। तो अब फ्लावर भी उनके फैमिली का हिस्सा बन चुकी थी और वहाँ एक नई खुशी जाग गई थी। लड़कियां बारी बारी से फ्लावर का ख्याल रख रही थी। यांगमी नहाते हुए उसे अपने साथ लेकर जाती है। शिनशिन और कैरन उसे अपने साथ सुलाते थे। शिनशिन अपना काम भी अच्छे से कर रही थी। वो विला के साइबर सिक्योरिटी का रोज अच्छे से ध्यान रख रही थी ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड अटैक ना हो जाए। शिनशिन बहुत अच्छी हैकर थी तो वो सिर्फ डिफेंस से ही सेटिस्फाइड नहीं थी। वो अपने स्किल का यूज करते हुए काउंटर इन्वेजन भी करने लगी थी। जो भी ब्रीच करने की कोशिश करते थे उन पर ये सब कुछ वो जैंगी को बहुत प्राउडली रिपोर्ट करती है। जैंगी, जिस आदमी ने हमारे नेटवर्क पर अटैक किया था मैंने उसे लोकेट कर लिया है। वो जैंगी को एक मैप दिखाती है और जैंगी समझ जाता है कि ये हेवनली सी सिटी का मैप है। जैंगी समझ जाता है कि रेड डॉट अटैकर का लोकेशन है।
फिर जैंगी कहता है ये तो साउथ में है, जो लाक मैनर से ज्यादा दूर नहीं है। फिर शिनशिन बताती है उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बेसिक है, इस कंप्यूटर के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत आसानी से उनके नेटवर्क को ब्रीच कर दिया, उनके सिस्टम में बहुत डेटा एनक्रिप्टेड है, तो वो डिकोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि हेवनली सी सिटी के वेस्ट माउंटेन एरिया में बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उनके अटैक्स को देखते हुए लगता है कि उनसे फाइट करना पड़ सकता है। जैंगी बहुत सीरियस हो जाता है और कहता है होनी को कोई टाल नहीं सकता है, मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझ पर अटैक करता है तो भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैंगी जाते हुए कहता है शिनशिन तुम उनकी सारी इन्फॉर्मेशन का पता करो, हमारे पास जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। फिर वो कैरन से मिलने के लिए नीचे जाता है वर्क अपडेट लेने के लिए। कैरन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो काम करने में काफी डेडिकेटेड लग रही थी। वर्क प्लेस मशीन्स की वजह से काफी गर्म हो गया था। कैरन तुरंत शेल्फ से निकल उसे जैंगी को देती है, देख मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। वो उसे राइफल का साइलेंसर देती है। जैंगी बहुत खुश हो जाता है, साइलेंसर उसके लिए बहुत क्रूशियल था। उसका स्नाइपर वह काफी दूर तक रेंज रखता है, लेकिन में दिक्कत ये थी कि उसकी आवाज से उसका लोकेशन रिवील हो जाता था। जैंगी खुश था और कैरन को थम्स अप दिखाते हुए कहता है कैरन मुझे बहुत अच्छे से समझ गई है। कैरन बहुत शर्मा जाती है और कहती है थैंक यू, लेकिन तुम इसे चेक कर सकते हो ये कैसे काम कर रहा है। मैं तुम्हारे फीडबैक के हिसाब से इसे मॉडिफाई और एडजस्ट भी कर सकती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे वो बता देना, मैं वो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। जैंगी एक्साइटेड हो जाता है और कैरन के साथ चिपक कर बैठ जाता है और उससे पूछता है मुझे वेपन्स तो चाहिए ही, लेकिन क्या तुम लैंड माइन्स और ग्रेनेड्स बना सकती हो। कैरन जैंगी से इतना क्लोज होकर थोड़ा शर्माने लगती है और फिर कहती है क्या तुम्हें बस यही चाहिए, मैं मैकेनिक्स में एक्सपर्ट हूँ, यहाँ का टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छा है, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैंने वो सब प्राइमरी स्कूल में ही बनाना सीख लिया था, वो सब बच्चों का खेल है। जैंगी थोड़ा एम्बैरस हो जाता है और सोचता है जीनियस को रिकॉग्निशन चाहिए होता है, बिना चैलेंज के कोई काम उनके लिए इंसल्ट होता है। कैरन जैंगी के फीलिंग्स को समझ लेती है और उसे समझाती है कि वो सारे आइटम्स आउटडेटेड हो चुके हैं, वो बस वन वे इक्विपमेंट्स है जिसका अब ज्यादा यूज नहीं होता है। गन पाउडर के साथ कोई भी बच्चा उन्हें बना सकता है। फिर जैंगी थोड़ा सीरियस होकर कहता है समय काफी बदल गया है, डिजास्टर के बाद मॉडर्न हाईटेक वेपन्स यूजलेस हो चुके हैं, एयरक्राफ्ट्स और एरोप्लेन्स अब सब स्क्रैप मेटल बन चुके हैं, लेकिन ऐसे प्रिमिटिव थर्मल वेपन्स बहुत काम आ सकते हैं। मैं शिनशिन से मिलकर आ रहा हूँ, हमारे विला को टारगेट किया जा रहा है, हमें दुश्मन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें तैयार रहना होगा और घर के चारों तरफ डेडली ट्रैप्स लगाने होंगे ताकि हम सेफ रह सके। ये सुनकर कैरन बहुत सीरियस हो जाती है और समझ जाती है कि यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है और अपने मिशन को और क्लियर करती है। जैंगी उसे समझाता है चिंता मत करो, बस वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ, बाकी मैं संभाल लूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हमेशा यही हूँ। जैंगी उसके गाल सहलाने लगता है। कैरन बहुत अच्छा फील करने लगती है और रोने लगती है। तभी जैंगी उससे कहता है मैं ये तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे मेरी बहन की याद आ गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। कैरन बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है क्या सच में। जैंगी कहता है हाँ तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैंने तुमसे अब तक झूठ नहीं कहा है। लेकिन कैरन थोड़ी उदास हो जाती है कि वो बहन वाले फिगर में नहीं आना चाहती है। तभी जैंगी फिर से उसका फेस पर हाथ सहलाने लगता है, तुम बस मेरी हेल्प करो, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा। कैरन बहुत खुश हो जाती है और वो पहली बार किसी आदमी के जरिए ऐसा फील कर रही थी। उसके पास वर्ड्स नहीं बचे थे कुछ कहने के लिए, वो बहुत खुश थी और शर्माए जा रही थी। जैंगी उठकर जाने लगता है और कहता है ठीक है फिर, अब मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अगर तुम थक जाओ तो आराम कर लेना और पानी पीती रहना और अपना ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम मत करना। जैंगी चला जाता है और कैरन जैंगी के बातों को याद करते हुए मंत्र मुक्त हो गई थी। बाहर आने के बाद जैंगी सोचता है कि उसने कैरन को काफी अच्छा मैनिपुलेट कर लिया, अब वो और अच्छे से काम करेगी। ऐसे टैलेंट को मैं वेस्ट जाने नहीं दे सकता था, अगर इसके लिए उसे अपने चार्म का भी यूज करना पड़े तो वो तैयार है। उसे अच्छे वेपन्स चाहिए थे। फिर जैंगी अपने म्यूटेंट टीम को अपडेट देता है। वो चुनले और अंकल यू को मैसेज करता है कि मेरे सुपर कंप्यूटर से हमें पता चला है कि कोई मुझे टारगेट कर रहा है, उनके मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा हो सकता है और वो मुझसे बस 30 किलोमीटर दूर है, तुम दोनों संभल कर रहना। सभी जगह कंट्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अगर कोई कहे वो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं तो वो स्कैमर है, किसी पर भी भरोसा मत करना। और एक और बात, हमेशा याद रखना अपने पावर्स किसी के सामने रिवील मत करना, जब तक तुम्हारा इरादा
तरीका उन्हें मारने का ना हो। चुनले और यू मैसेज पढ़ लेते हैं और रिप्लाई देते हैं और उसके बारे में भी पूछते हैं। वहीं जैंगी सोचता है कि मुझे नहीं पता कि दुश्मन के पास मेरा कितना इंफॉर्मेशन है, इसीलिए मैं विला से बाहर नहीं जाऊंगा, और अगर मैं बाहर ही ना जाऊं तो वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तभी जैंगी को मैप याद आता है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उसके विला की तरफ आते हैं तो उनके रास्ते में उसे सू फैमिली टाउन पहले मिलेगा। वो तुरंत चुनले को एक प्राइवेट मैसेज करता है कि अगर तुम्हारे विलेज पर कोई खतरा आए और तुम उसे हैंडल ना कर पाओ तो मेरे डायरेक्शन में आ जाना। ऐसे आइस एज में जैंगी एक आइस यूजर के पावर्स का इंपॉर्टेंस के बारे में अच्छे से जानता था और इसीलिए वो चुनले जैसे लॉयल एलाई को सेफ भी रखना चाहता था। वहीं चुनले जैंगी का मैसेज पढ़ चुका था और उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो ये सब लाइटली ले रहा था। वो सोचता है बड़े भाई जैंगी भी कमाल है, अगर कोई यहाँ से जाता भी है तो वो मेरे गरीब विलेज में इंटरेस्टेड कैसे हो सकते हैं। वहीं सू फैमिली टाउन से 30 किलोमीटर दूर बहुत सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। वहां एक आदमी कहता है ये स्नो रुक क्यों नहीं रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरा अर्थ स्नो में कवर हो जाएगा। उसके साथ एक लड़की थी सिया वैन वैन, जो कहती है लू जियांग इतनी भी टेंशन मत लो, हमें बस अपने मिशन को पूरा करने में ध्यान देना है। और स्नो पिछले 2 महीने से गिर रहा है, लेकिन अब हवा काफी कंडेंस हो चुका है तो ये जल्द रुकने वाला है। तभी सिया कुछ स्नो हाथ में लेती है और बताती है कि अफ्रीका का टेम्परेचर भी 0 डिग्री से नीचे जा चुका है, अब बस ठंड बढ़ती जाएगी और स्नोफॉल रुक जाएगा और शायद भगवान हम पर ये दया दिखा रहे हैं। लू जियांग को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता और वो स्लेज में बैठ जाता है और सिया एक बड़े से डॉग के ऊपर बैठ जाती है और उस डॉग को देखकर लग रहा था कि सिया के उसके ऊपर बैठने से वो काफी खुश था। फिर वो वॉकी टॉकी निकालती है और रिपोर्ट दी है अब तक के मिशन के बारे में और फिर उन्हें नए इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। सिया बताती है कि उन्हें एक नए जगह पर सर्च करने के लिए जाना था और टारगेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। सिया कहने लगती है लगता है ये उतना जरूरी मिशन नहीं है, हम वहां जाएंगे, नॉर्मली सब चेक करेंगे और वापस बेस में चले जाएंगे। फिर डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद थोड़ी दूर से सिया लाक मैनर को देखती है जहां जैंगी रहता है और कहती है लगता है यही हमारा डेस्टिनेशन है। फिर वो स्लेज पर बैठ जाती है। सिया कहती है संभल कर रहना, यहाँ सर्च करने के बाद हमें वापस जाना है। फिर सिया विसल करती है और वो डॉग्स लाक मैनर की तरफ भागने लगते हैं। उनका डेस्टिनेशन तो जैंगी का घर ही था, लेकिन रास्ते में बहुत बड़ा आइस कैसल देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। फिर वो उधर ही जाने लगते हैं। स्नोफॉल की वजह से चुनले ने विलेजर्स की काफी हेल्प की थी कैसल बनाने में और उसमें अपनी एनिमे इंस्पिरेशन भी डाली थी जो विलेज के बीच में था। विलेज गेट के गार्ड डॉग्स उन्हें देखकर भौंकने लगते हैं, जिससे सभी विलेजर्स वहां आ जाते हैं। जैंगी से फाइट करने के बाद विलेजर्स काफी फ्रस्ट्रेटेड थे और वो थोड़ी सी भी हरकत से चौकन्ने हो जाते हैं। लू जियांग और सिया ये देखकर काफी हैरान थे कि ऐसे डिजास्टर में इतने सर्वाइवर बचे हुए हैं। एक विलेजर होममेड गन लिए आता है और पूछता है कौन हो तुम लोग कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करने आए हो। सिया उसे अपना आईडी कार्ड निकालते हुए बताती है हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, हम बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, प्लीज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपकी मदद करने आए हैं, तो शांत हो जाइए, आप हमारा भला कर सकते हैं। सिया जानती थी जो बचे हुए लोग हैं वो गवर्नमेंट पर अब भी भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सबको ट्रिक करने के लिए झूठे आईडी कार्ड बनवा लिए थे। विलेज हेड उसका आईडी कार्ड देखता है और उसका बिहेवियर देखते हुए उन पर भरोसा कर लेता है। तो आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, क्या आप हमारे विलेज में विजिट लेना पसंद करेंगे। विलेज हेड सभी विलेजर्स को खाना बनाने के लिए ऑर्डर करता है और ड्रिंक्स का बंदोबस्त करवाता है और सभी से कुछ न कुछ खाना और सामान लाने भी कहता है ताकि वो इन ऑफिसर्स को ग्रीट कर सके। लेकिन कुछ विलेजर्स डरे हुए थे और कहते हैं ये सब अनजान लोग हैं, क्या हमें इनके लिए इतना करना चाहिए। इस पर सू डोंग कहता है मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि वो किसके लिए काम करते हैं, वो कौन है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे केओटिक टाइम में हमारा विलेज काफी स्ट्रगल करते हुए सर्वाइव कर रहा है, अगर हम इनके साथ अच्छा रिश्ता बना लेते हैं तो सू फैमिली भी बहुत आगे बढ़ सकता है। और वैसे भी हम बस थोड़ा सा खाना ही दे रहे हैं, वो ज्यादा खा भी नहीं पाएंगे। विलेजर्स उसके प्लान को फॉलो करते हुए अच्छा खाना लाते हैं। सिया और लू जियांग उनके मेहमान नवाजी को देखते हुए बहुत हैरान थे और खुश थे कि वो स्नो डिजास्टर से ज्यादा अफेक्टेड नहीं है और उनके पास खाना भी है। सिया विलेज हेड से पूछती है आपका विलेज काफी अच्छे हालत में है, ये सब कैसे किया आपने, मैं जानना चाहती हूँ। सू डोंग बहुत प्राउड फील करने लग जाता है और अपने जवाब से उसे इम्प्रेस करने का सोचता है। वो बताता है यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और कभी हार नहीं मानते हैं, एक छोटा सा स्नो डिजास्टर हमें खत्म नहीं कर सकता है। विलेज हेड होने की वजह से मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं सबको हमेशा तैयार रहने के लिए समझाता हूँ, इसीलिए हमें खाने की कोई दिक्कत नहीं है। सू डोंग अपनी तारीफ करने
सोचने लगता है कि स्नो डिजास्टर के बाद से हमारे यहाँ कोई भी भूखे नहीं मरा है। लेकिन उसके बगल वाला आदमी जानता था कि वो बहुत झूठ रहा है और सोचता है कि इसे ये सब कहने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है। इसे हेड बने हुए बस एक ही हफ्ता हुआ होगा, तो इतने सारे कारनामे इसने कब कर दिए। ये सब कुछ पुराने विलेज हेड के नेतृत्व में हुआ था और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये झूठा है। फिर सिया उससे पूछती है, तो आपके विलेज में बहुत सारा खाना है? सू डोंग फिर से घमंड करते हुए कहता है, लगता है तुम्हें हेवनली सी सिटी के एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो फिर मैं बता दूं कि जब सब नॉर्मल था, हेवनली सी सिटी के वेजिटेबल मार्केट में सू फैमिली टाउन के तरफ से 30% जाता था। इतना कहने के बाद सू डोंग रुक जाता है और रियलाइज करता है कि उसे इतना कुछ नहीं बताना चाहिए था। उसने गलती कर दी, अगर अथॉरिटी चाहे तो उसके खाने को जब्त कर सकती है। फिर वो तुरंत अपनी बात बदल देता है और कहता है, कुछ महीने से लगातार स्नोफॉल हो रहा है तो जमीन और अनाज खराब हो चुके हैं, तो अब विलेजर्स रोज खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सिया कहती है, इतने बड़े सू फैमिली टाउन को मैनेज करना, वो भी इतने कंसिस्टेंसी के साथ, आसान नहीं है। आप सच में कमाल हो। फिर सू डोंग बताता है, असल में हमारा सू ईस्ट विलेज काफी अच्छा कर रहा है। हमारे घरों को देखो, मैंने ये कंस्ट्रक्ट करने में डायरेक्ट किया था, जिससे हमारा हाउसिंग प्रॉब्लम खत्म हो गया। दूसरों के घर स्नो में ढक गए। अदर विलेजर्स के हेड मेरे जैसे सोच नहीं पाते हैं, इसीलिए वो मारे गए, और जो बच गए उन्होंने मेरे ग्रेटनेस को देखा, लेकिन उन्हें अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारा विलेज ऐसे कैसे कर सकता है। सिया और लो जियांग सोचते हैं कि ये विलेज तो बहुत कूल। विंडो बाहर देखते हुए आइस में कहता है, वो तो बहुत सुंदर, ऐसे डिजास्टर में कोई ऐसा एक्शन के बारे में सो नहीं सकता है। विलेज के वर्क भी कमाल होंगे, है ना? फिर सू डोंग बहुत भागने लगता है और कहता है, हर विलेज में बहुत से वर्कर्स हैं और ये हमारे लिए करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो ऐसे करते हुए चुने के प्रेजेंस को भूल चुका था। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खुश करने के लिए विलेजर्स अपने अपने घर से अच्छा खाना लाते हैं। सिया और लू जियांग काफी दिनों से कंपस फूड खा रहे थे और उन्हें ऐसा प्रॉपर खाना खाए हुए काफी समय हो गया था, तो वो बहुत सारा खाना खा रहे थे। फिर विलेज हेड एक स्पेशल ड्रिंक सर्व करते हुए उनसे पूछता है, तो क्या आपके पास कोई अंदर खबर है? गवर्नमेंट स्नो डिजास्टर के बारे में फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लेंगे? क्या डिजास्टर रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? सिया और जियांग खाना खा रहे थे और फिर सिया बताती है, हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सब कुछ प्लान कर लिया है और सारा काम जल्द ही शुरू होने वाला है। ये जानने के बाद सू डोंग और विलेजर्स बहुत खुश हो जाते हैं। सू डोंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये दिन अब काफी ज्यादा स्ट्रगल दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा विलेज भी जम जाएगा और सभी भूख से मर जाएंगे। और फिर पूछता है, क्या किसी एक्सपर्ट ने एनालिसिस किया है कि ये डिजास्टर आखिर कब खत्म होगा? सिया बताती है, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि स्नोफॉल पहले से कम हो गया है? एक्सपर्ट्स भी यही बता रहे हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाएगा। लू जियांग सिया को हंसते हुए देखता है, वो जानता था सच क्या है। वो सोचता है, अगर मुझे अंदर की बात नहीं पता होती तो मैं भी इसके पर्सनालिटी और बात पर भरोसा कर लेता। फिर सिया हेड से पूछती है, डिजास्टर के बाद क्या आपके विलेज में किसी के साथ कुछ अजीब हादसा हुआ है? हेड और विलेजर्स थोड़ा घबरा जाते हैं। वो समझ चुके कि वो चुनने के बारे में कह रहे हैं। विलेज हेड इतना भी बेवकूफ नहीं था। वो हंसते हुए कहता है, हमारे विलेज में तो सब कुछ नॉर्मल ही है, ये तो पहली बार हम आपसे सुन रहे हैं। सिया और जियांग को रिसोर्सेस लाने का मिशन दिया गया था, लेकिन उनका मेन मिशन था म्यूटेंट को ढूंढकर बेस पर लाने का। सिया ने हेड के एक्सप्रेशन से काफी कुछ समझ लिया था। सिया कहती है, डिजास्टर के बाद कुछ लोगों के अंदर म्यूटेशन हुआ और उन्हें सुपर पावर्स भी मिल गए। गवर्नमेंट को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। अगर आप इसके बारे में हमें बताते हैं तो गवर्नमेंट आपको अच्छा इनाम भी देगी। ये सुनकर सू डोंग काफी कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है, क्या उसे चुनने के बारे में बता देना चाहिए या फिर नहीं। फिर वो सवाल करता है, क्या मैं जान सकता हूँ गवर्नमेंट ऐसे लोगों के साथ क्या करने का प्लान कर रहे हैं? सिया जानती कि इस विलेज में म्यूटेंट तभी वो इतने लंबे सवाल कर चुके हैं। सिया कहती है, ऐसे लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन बनेंगे। ये कम्युनिटी को रीबिल्ड करने में काफी काम आ सकते हैं। अगर आप हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी मदद को हमेशा याद रखेगा। विलेज हेड जानता था कि प्रॉमिस कहने के लिए आसान होते हैं लेकिन करने के लिए नहीं। वो याद करता है, चुनले हमारे विलेज का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। डिजास्टर के बाद अगर वो नहीं होता तो हम सब कब का मर चुके होते। मैं ऐसे ही हैंडओवर नहीं कर सकता हूँ। फिर वो अपना फोन निकालता है और कहता है,
है तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, अगर हमें कुछ भी अजीब पता चलता है तो हम आपको तुरंत बता देंगे। तभी सिया का एक्सप्रेशन काफी चेंज हो जाता है। वो सू डोंग को काफी इवल लुक देते हुए कहती है, चीफ सू, क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? सू डोंग उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है और वहाँ माहौल काफी इंटेंस हो जाता है। सू डोंग घबराते हुए कहता है, हम सभी यहाँ अच्छे से रहते हैं, मैं आपको भरोसा देता हूँ, यहाँ वैसे लोग नहीं हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। सिया फिर पूछती है, क्या तुम श्योर हो इस विलेज में कोई भी म्यूटेंट नहीं है? इस बार जवाब देने से पहले अच्छे से सोच लो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस सिचुएशन को बहुत सीरियसली ले रहा है। अगर हमें पता चल गया कि तुम झूठ कह रहे हो तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सू डोंग डर जाता है और फिर जल्दी से सिया को बताता है, मैं ऐसे एक आदमी को जानता हूँ, लेकिन वो हमारे विलेज का नहीं है, इसीलिए मैंने आपको ये नहीं बताया। उसका नाम जैंगी है, जो यहाँ के नजदीक लाक मैनोर में रहता है। ये सुनने के बाद सिया हैरान हो जाती है कि ये वही नाम है जो हमारे स्पेशल मिशन के टारगेट का नाम है। सिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है वो और भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। फिर सू डोंग उन्हें सब कुछ बताने लगता है कि जैंगी बहुत बड़ा विलन है, उसके घर के चारों तरफ ट्रैप्स हैं। कुछ दिन पहले हम उससे कुछ रिसोर्सेस लेने गए थे, लेकिन उसने हमारे 100 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया। इस हादसे को याद करते हुए विलेजर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, वो शैतान है, वो इंसान हो ही नहीं सकता, उसने जो किया वो कोई इंसान नहीं कर सकता। सिया उनके गुस्से को देखकर सोचती है, मुझे लगता है ये कोई एक्ट नहीं है, और फिर कहती है, मेरा फाइनल टास्क है जैंगी को ढूंढना और उसे बेस तक ले जाना। उसे जैंगी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि टाउन को भी जैंगी के बारे में ज्यादा कुछ था कि उनका बैटल रात में हुआ था और काफी डिस्टेंस बना रहा था और जैंगी स्नाइपर से अटैक कर रहा था, तो कोई भी उसे से देख नहीं पाया, वो डर कर भाग रहे थे। तभी लू जियांग कहता है, लेकिन तुम्हें उसके एबिलिटी के बारे में कुछ तो पता होगा ना? सू डोंग बताता है, हम ऐसे पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और कुछ समझ भी नहीं पाते, लेकिन वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा केपेबल है। उसका घर ट्रैप से घिरा हुआ है, उसके पास स्नाइपर है और एक स्नो मोबाइल भी, लेकिन ये सब कंफर्म करने के लिए तुम्हें खुद इन्वेस्टिगेशन करना होगा, हम तो आम किसान हैं। ये सुनकर सिया थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि एक म्यूटेंट से डील करने के लिए उनके एबिलिटी के बारे में जानना बहुत क्रूशियल होता है और ऐसे में उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। सिया और लू जियांग इतने इन्फॉर्मेशन के साथ वापस जाने लगते हैं। विलेज हेड और विलेजर्स उन्हें बाहर तक छोड़ने भी आते हैं। सू डोंग उनसे कहता है कि हमें भूलना मत, हमारे लिए अच्छे पॉलिसी लेकर आना। सिया कहती है, आपके विलेज का मैनेजमेंट देखकर हम बहुत खुश हैं, मैं अपने सुपीरियर से इसके बारे में रिपोर्ट जरूर करूंगी, डिजास्टर के बाद आपको रिवॉर्ड जरूर मिले। सू डोंग खुश हो जाता है और उन्हें और भी वाइन देता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगले पार्ट में हमें जैंगी वर्सेस सिया और लू जियांग देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।